गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका अच्छी क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड की एक्सप्लेनेशन को हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। रीड करो। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोगों को स्क्रीन पर। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस, कुछ आपके पास एक्सप्रेशंस दे रखी है इन द टेक्स्ट, यानी कि ये एक्सप्रेशंस आपकी टेक्स्ट बुक से ही ली गई है, यानी कि चैप्टर में ये एक्सप्रेशंस थे। इन्फर देयर मीनिंग, आप इनका मीनिंग बताएंगे फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इनका आपको मीनिंग बताना है। तो पहली एक्सप्रेशन है लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, खोजना। क्लियर? जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे ट्राई टू लोकेट और डिस्कवर, किसी चीज को ढूंढना या खोजना। जैसे कि एक सेंटेंस आप बना सकते हैं, आई वॉज लुकिंग फॉर माई स्टोलन कैट, या फिर लॉस्ट कैट। आई वॉज लुकिंग फॉर माई लॉस्ट कैट, कि मैं अपनी खोई हुई बिल्ली को ढूंढ रहा था या रही थी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अगला एक्सप्रेशन देखेंगे बच्चों, स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स। स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स का मतलब है स्ट्रगल परसिस्टेंटली ड्यूरिंग द डे टाइम, कि दिन के वक्त भी क्या करना, संघर्ष करना। दिन के वक्त संघर्ष को करना। और यहां पर किसके संघर्ष की बात हो रही है? यहां बात हो रही है बच्चों फिरोजाबाद में रहने वाले उन बच्चों की, उन छोटे बच्चों की, मासूम बच्चों की, जो दिन के वक्त भी क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं। ठीक है, जिन्होंने दिन की रोशनी भी नहीं देखी है, उनके लिए ये एक्सप्रेशन यूज किया गया है, स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स, यानी कि जो दिन के वक्त भी है उनका, उसमें भी वो क्या कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखेंगे, रूफ ओवर हिज हेड, यानी कि सर पर छत होना। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रूफ ओवर हिज हेड, यानी कि सर पर छत होना। अ प्लेस टू लिव, रहने की जगह भी इसे हम कह सकते हैं। इसका आप सेंटेंस कुछ ऐसे बना सकते हैं, पुअर पीपल हार्डली स्ट्रगल टू हैव अ रूफ ओवर देयर हेड। जो गरीब लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत मुश्किल से अपने सर पर, उनके एक सर पर एक छत वो हो पाती है। ठीक है, उसके लिए वो क्या करते हैं, हमने देखा है टेम्पररी हाउसेज में रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बस्ती कहते हैं। जैसे कि सीमापुरी के एग्जाम्पल में आपने देखा था, साहिब आलम का पूरा परिवार कहाँ रहा था, इसी तरह के एक टेम्पररी हाउस में रह रहा था। नेक्स्ट एक्सप्रेशन आता है बच्चों आपके सामने, परपेचुअल स्टेट ऑफ पोवर्टी। परपेचुअल स्टेट ऑफ पोवर्टी का मतलब होता है कि कभी ना खत्म होने वाली गरीबी। ठीक है, एंडलेस इम्पोवरिशमेंट, कभी ना खत्म होने वाली गरीबी। इसमें हम सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, द पीपल ऑफ सीमापुरी आर लिविंग इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पोवर्टी। क्योंकि या फिर सीमापुरी या फिर फिरोजाबाद में भी सेम इंसिडेंट था। तो फिरोजाबाद और सीमापुरी के लोग कैसे रहते हैं, एक ऐसी गरीबी में जो कि कभी भी खत्म होते हुए नजर नहीं आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीबी आगे बढ़ती जा रही है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? डार्क हटमेंट्स,
डार्क हट मीन्स का मतलब है एनकेम्पमेंट ऑफ हर्ट्स डिवॉइड ऑफ एनी लाइट। ऐसे घर, ऐसी बस्तियां, ऐसी जगह जहां पे रोशनी की एक किरण भी ना आती हो। ठीक है, डार्क प्लेसेस हम कह सकते हैं, बिना रोशनी वाली जगह। नेक्स्ट है इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, यानी कि किसी बच्चे पर, बच्चे के कंधों पर जानबूझ के बैगेज, बोझ डालना। ठीक है, फोर्स द प्रोफेशन ऑन द चाइल्ड, जैसे कि ये प्रोफेशन बच्चों पे थोपा गया। हम अगर सीमापुरी की बात करें तो जो रैग पिकिंग का प्रोफेशन था, जो ना चाहते हुए भी उनके पेरेंट्स को कंटिन्यू करना पड़ा, परस्यू करना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन जो बच्चे थे उनसे बिना पूछे ही उनको, उनके हाथों में भी क्या थमा दिया गया, प्लास्टिक के बैग थमा दिए गए और उनसे कहा गया कि तुम भी रैग पिकिंग करो। उसके बाद हम देखते हैं, बट एटलीस्ट रैग पिकिंग वाले प्रोफेशन में वो लोग आजाद तो थे, खुद के मास्टर तो थे, जब उनका मन करता था वो जाते थे, जो ढूंढना था वो ढूंढते थे। लेकिन साहिब आलम जब टी स्टॉल पे काम करने लगता है तो वो उसका मनचाहा प्रोफेशन नहीं था, उस पर वो प्रोफेशन थोपा गया था, या फिर हम कह सकते हैं मजबूरी वश उसे वो करना पड़ रहा था। क्लियर बच्चों? और साथ ही साथ अगर हम बात करें फिरोजाबाद में रहने वाले लोगों की, वहां के बच्चों की, तो उन्हें भी स्टूडेंट्स की जो बेंगल मेकिंग का प्रोफेशन है, हो सकता है उनके एंसेस्टर्स ने किया हो। ठीक है, क्योंकि वो बिलोंग करते थे बेंगल मेकर्स के कास्ट से। लेकिन आने वाले जो जनरेशन है वो उस काम को कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, परस्यू नहीं करना चाहते थे, बिकॉज देवर नो प्रॉफिट इन इट। उसमें कोई उनका बेनिफिट नहीं था, प्रॉफिट नहीं था। सारा प्रॉफिट मिडल मैन, साहूकार और जो बीच के ब्यूरोक्रेट्स वगैरह वो कमा रहे थे, और उनको पूरे दिन भर बहुत मेहनत करने के बावजूद फैक्ट्रीज में कुछ भी उस हिसाब से, उनके वर्क के हिसाब से उन्हें पैसे नहीं मिलते। तो उन्हें अपना प्रोफेशन चेंज करना था, लेकिन ये प्रोफेशन उन पे थोपा जा रहा था, उन्हें वो काम करना ही था। इसे कहते हैं इम्पोजिंग द बैगेज ऑन द चाइल्ड, किसी भी कार्य को थोपना, खासकर बच्चों पर, बच्चों पर थोपना। आई होप अब क्लियर है स्टूडेंट्स ये सभी एक्सप्रेशंस, और एग्जाम में अगर ये एक्सप्रेशंस आते हैं, इनसे सेंटेंस बनाने के लिए आता है, तो आई होप कि अब आप अच्छे से सेंटेंस भी बना पाएंगे और इनके मीनिंग को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज ड्रम्स, कि साहिब गार्बेज ड्रम्स में, डम्प्स में क्या ढूंढता है। वेयर इज ही, वो कहाँ है, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया है। तो इसका आंसर हम सब जानते हैं कि साहिब इज लुकिंग फॉर कॉइन्स, वो ढूंढता है कि शायद कूड़े में उसे कुछ सिक्के मिल जाए, रुपी नोट्स यानी कि कोई नोट मिल जाए, पैसे मिल जाए, एंड एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स इन द गार्बेज डंप्स, या फिर कोई ऐसी काम की चीज उसे मिल जाए जिसे बेच करके वो थोड़े पैसे कमा सके। ठीक है, तो ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। आप लिखेंगे साहेब इज लुकिंग फॉर अ कॉइन, फॉर सम रुपी नोट्स एंड सम यूजफुल थिंग्स, यूजफुल ऑब्जेक्ट्स इन द गार्बेज डंप्स। नेक्स्ट है कि वो कहाँ से आया है, कहाँ रहता है और कहाँ से आया है। तो हम लिखेंगे साहिब एंड हिज फैमिली हैव माइग्रेटेड टू सीमापुरी, कि वो सीमापुरी माइग्रेट हुए हैं। और सीमापुरी क्या है, एक स्लम एरिया है, एक झुग्गी झोंपड़ी वाला एरिया है, स्लम एरिया ऑन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, दिल्ली के बाहरी रीजन में ये जगह है। लुकिंग फॉर अ, और वो यहाँ क्यों आए थे, लुकिंग फॉर अ सोर्स ऑफ लिविंग, कुछ कमाई करने के लिए, आफ्टर देवर अपरूटेड फ्रॉम देयर नेटिव विलेज, जहां से उन्हें अपने नेटिव विलेज, जहां से बिलोंग करते हैं, जहां के वो मूल निवासी हैं, वहां से उन्हें अपरूट कर दिया गया था। अपरूट करने का मतलब होता है बच्चों वैसे निकाल देना या फिर निकल जाना। ठीक है, वो जिन भी रीजन से निकले होंगे, हमें चैप्टर में दो रीजन बता रखे हैं। एक तो जो 1971 में वॉर हुआ था, उसके कारण भी, जब ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था ईस्ट एंड वेस्ट में, हो सकता है उस वक्त भी कुछ लोग माइग्रेट हुए हो। और दूसरा रीजन हमें माइग्रेशन का ये दिया गया था कि वहां पे एक बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म आया था, तूफान आया था,
जिससे उन लोगों के जितने भी फील्ड्स थे, ग्रीन फील्ड्स थे, खेत थे, वो बर्बाद हो गए थे और उनके घर, देयर हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड। दोनों के दोनों फील्ड्स और हाउसेज क्या हो गए थे बच्चों? डिस्ट्रॉय हो गए थे, और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए भी कुछ भी नहीं था। इस वजह से भी वो माइग्रेट हुए। तो देयर आर टू रीजंस फॉर द माइग्रेशन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नोट कीजिए फटाफट, देखते हैं तो। Let's see the next question now. Question is, what explanations does the author offer for the children not wearing footwear? कि जो ऑथर है इस चैप्टर की, ऑथर कौन थी याद करो? यस, अनीस जंग। क्या एक्सप्लेनेशन देती है? एक्सप्लेनेशन यानी कि क्या वजह बताती है जो बच्चे हैं फुटवेयर, फुटवेयर यानी कि शूज या फिर अपने स्लीपर्स, या फिर हम कह सकते हैं चप्पल जो ना पहनने के कारण क्या है, क्या कारण हमें बताए जाते हैं ऑथर के द्वारा। इसका आंसर देखेंगे। द ऑथर कम्स अक्रॉस मैनी शूलेस रैग पिकर। कि ऑथर कम अक्रॉस का मतलब होता है बच्चों देखना। वो देखती है कि बहुत से जो ये रैग पिकर बच्चे हैं उन्होंने शूज या फिर चप्पल नहीं पहनी हुई इन हर नेबरहुड, क्योंकि उनके नेबरहुड में ही वो रहते थे। नेबरहुड यानी कि पड़ोस। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार, वन explanation of this habit of remaining barefoot is that it is a tradition among the poor children of this country. एक explanation के अनुसार तो ये कहती हैं कि एक तरह का ट्रेडिशन है। क्या है? एक तरह का रिवाज है कि जो गरीब बच्चे हैं भारत में वो बिना चप्पलों के ही आपको नजर आएंगे। ठीक है। However, the author quickly mentions that calling it a tradition could just a means of justification of the utter destitution. साथ ही साथ ये भी कहती हैं कि इसे एक ट्रेडिशन कहना भी क्या है, एक जस्टिफिकेशन देने जैसा है, एक सफाई देने जैसा है असलियत को छिपाते हुए। और वो असलियत क्या है? यहाँ की अटर डेस्टिट्यूशन यानी कि बच्चों बहुत ज्यादा जो यहाँ पे गरीबी है उसको छिपाने के लिए वो क्या नाम दे देते हैं? ट्रेडिशन का नाम इसे दे देते हैं। इज इट क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या जो साहिब है अब क्योंकि वो रैग पिकिंग वाला काम छोड़ करके एक टी स्टॉल पे काम करने लगा, क्या वो अपने काम से खुश है? और इस बात को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन भी करना है। आप आंसर लिखेंगे, साहिब इज नॉट रियली हैप्पी। वो अगर असल में देखा जाए तो अपने काम से खुश नहीं है एक टी स्टॉल पर। बिकॉज रीजन ये है, वर्किंग फॉर अ मास्टर मेंट सेक्रीफाइसिंग हिज फ्रीडम। क्योंकि किसी भी मास्टर के लिए काम करना, यानी कि आपका कोई मालिक है, कोई बॉस है, तो उसके लिए काम करना कुछ ऐसा होता है कि अपनी जो फ्रीडम है, अपनी जो स्वतंत्रता है, उसका क्या कर देना? सेक्रीफाइस करना। उसका आपने अब त्याग कर दिया है। यहाँ पे साहिब आलम आज तक फ्री था। जब वो रैग पिकिंग वाला काम किया करता था, वो उसका खुद का काम था, और उसमें भले ही वो कम पैसे कमाता हो, ज्यादा कमाता हो, लेकिन वो वहां पे अपना मास्टर खुद हुआ करता। बट क्योंकि अब उसने एक मास्टर के अंडर एक टी स्टॉल में काम करना शुरू कर दिया है, सो ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम एंड हिज केयर फ्री लुक। आज तक उसके चेहरे पे हमें क्या देखने को मिलता था? एक केयर फ्री लुक मिलती थी। ठीक है। वो किसी भी चीज की परवाह नहीं करता था। हम उसे लापरवाह नहीं कहेंगे, बट हम कह सकते हैं कि वो बेपरवाह था। किसी बात की चिंता उसे नहीं थी। इवन दो द जॉब एट टी स्टॉल पेज हिम 800 रुपीज। जबकि टी स्टॉल पे काम करने से उसे 800 रुपए मिल रहे हैं, जो रैग पिकिंग से मिलने वाले पैसों से कई ज्यादा है। एंड ऑल हिज मील, साथ ही साथ दिन भर का खाना भी
ही सीम्स लेस कंटेंटेड देन बिफोर, लेकिन इसके बावजूद भी वो पहले जितना खुश नहीं दिखता। कंटेंटेड यानी कि सेटिस्फाइड, ठीक है, एक आत्मसंतोष का भाव उसके अंदर नहीं दिखता है। द वेट ऑफ हिज मास्टर्स स्टील कैनिस्टर seems heavier than his rag picking plastic bag। हमें ये भी कहा गया कि जो उसके मास्टर के स्टील कनिस्टर का जो वेट है वो काफी ज्यादा भारी नजर आता है उसके रैग पिकिंग के प्लास्टिक बैग से। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है यहाँ पे इस सेंटेंस का कि अगर जब वो अपना काम कर रहा था तो उसका बोझ उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, चाहे उसे पूरे दिन भर कूड़ा ढूंढना पड़ता था, भटकते रहना पड़ता था इधर से उधर, लेकिन क्योंकि वो उसका खुद का काम था, वहां वो किसी के अंडर कंट्रोल में काम नहीं कर रहा था। बट जो मास्टर ये टी स्टॉल है, वहां पे उसे भटकना नहीं पड़ रहा है, बहुत ही आराम की नौकरी है। उसे सिर्फ वहां पे टी बनानी है, चाय बनानी है और उसको पूरे दिन भर खाना वगैरह भी मिल रहा है, अच्छा पैसा भी मिल रहा है, लेकिन स्टिल वो काम वो बड़े ही बोझ के साथ करता है। ये हमें समझाया जा रहा है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? कि आपके अनुसार मुकेश अपने सपने को कैसे रियलाइज कर सकता है, उसे कब एहसास होगा कि उसका ड्रीम क्या है, और फिर वो उसे ट्रू कैसे कर पाएगा, अपने ड्रीम को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर पाएगा। इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, मुकेश वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स ऑफ हिज कम्युनिटी। कि मुकेश अपनी कम्युनिटी के लोगों से थोड़ा अलग है, कि जहां उसकी कम्युनिटी के लोग इस बात को एक्सेप्ट करके बैठ गए हैं कि ये उनका भाग्य है, उनकी डेस्टिनी है कि उन्हें हमेशा बेंगल मेकिंग का ही काम करना है, वहीं पे मुकेश सबसे अलग है और वो ये कहता है कि वो किसी भी मास्टर के अंडर काम नहीं करेगा, वो अपना मास्टर खुद बनेगा। ठीक है, इसलिए वो अपनी कम्युनिटी के लोगों से अलग है बाय डेयरिंग टू ड्रीम। और वहां पे वो क्या कर रहा है, वो एक हिम्मत दिखा रहा है एक सपना देखने की। ही हैज ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि उसने सपना देखा है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा, इसलिए वो अपने इस कदम में पहला, इस सफर का पहला कदम उठा चुका है, ले चुका है टुवर्ड्स अ बिग चेंज, और एक बहुत बड़ा बदलाव वो ला सकता है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड ड्राइव अ कार। वो एक मोटर मैकेनिक बन के कार ड्राइव करना चाहता है। ही कैन रियलाइज दिस ड्रीम विद डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और वो अपने सपने को साकार कर सकता है डिटर्मिनेशन के साथ और हार्ड वर्क, मेहनत के साथ। देयर माइट बी मैनी ऑब्स्टेकल, उसके रास्ते में बहुत ही कठिनाइयां आएंगी ऑन हिज वे, बट अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। लेकिन अगर उसकी विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति अगर मजबूत रहती है तो वो उसे मदद करेगी, हेल्प हिम मूव टुवर्ड्स द वे टू सक्सेस, कि वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सके। द फैक्ट दैट ही इज विलिंग टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस इन ऑर्डर टू लर्न द वोकेशन, क्योंकि वो इस बात के लिए विलिंग है, वो चाहता है कि वो आगे बढ़े और इस चीज को सीखे। अंडरलाइंस हिज फर्म रिजल्ट, ये दिखाता है हमें कि उसका जो रिजॉल्व है, ठीक है, जो उसने रिजोल्यूशन लिया है एक मोटर मैकेनिक बनने का, जिसने एक चीज को अपने मन में ठान के बैठा है, वो उसके लिए बिल्कुल क्या है, कितना भी कठिन रास्ता तय करने के लिए तैयार है। द ओनली थिंग लेफ्ट फॉर हिम टू डू इज टू मेक द फर्स्ट जर्नी टू द गैराज। बस उसको सबसे पहला कदम अब क्या लेना है कि उसे कैसे भी करके अपने जिस उसमें फंसा हुआ है, वो जिस प्रोफेशन में फंसा हुआ है बेंगल मेकिंग के, वहां से निकल के उसे पहुंचना है गैराज तक। एंड रिक्वेस्ट द ओनर टू टेक हिम इन, और उसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि वो उसे वहां पे काम पे ले, एंड गाइड एंड डायरेक्ट हिम ऑन हिज जर्नी एज अ मैकेनिक, और उसे सिखा सके कि कैसे वो एक अच्छा मैकेनिक बन सकता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से मुकेश जो उसका सपना है उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएगा, ठीक है, इतने सपने को साकार कर पाएगा। ये वो सारे स्टेप्स थे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को। इसके आंसर को नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब।
व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? कि जो फिरोजाबाद का शहर है वो किस लिए प्रसिद्ध है? आखिर ऐसी क्या चीज है फिरोजाबाद में जो उसे प्रसिद्ध बनाती है, उसे फेमस बनाती है? तो हमने चैप्टर में ऑलरेडी देखा था कि किस लिए फेमस था फिरोजाबाद। यस, वेरी गुड। बिकॉज ये सेंटर है बच्चों ग्लास बेंगल्स का। यहाँ पे दुनिया भर की जितनी भी ग्लास बेंगल्स है वो यहीं पे बनाई जाती हैं। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास बेंगल्स। द प्लेस इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे कांच की चूड़ियां बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, what could be some of the reasons for the migration of people from villages to cities? एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि आखिर क्या कारण है कि लोग माइग्रेट करते हैं गांव से शहरों की तरफ। जबकि देखा जाए तो गांव का विलेजेस में क्या है बच्चों, एकदम प्योर क्लीन एनवायरमेंट रहता है। ना तो वहाँ पे पॉल्यूशन है किसी भी प्रकार का, शुद्ध पानी है, ठीक है, न लैंड पॉल्यूशन है, ना वाटर पॉल्यूशन है, ना एयर पॉल्यूशन है, और बहुत ही ज्यादा जो वहाँ की लाइफ है एक पीसफुल लाइफ है। बट इसके बावजूद भी वो क्या कारण है कि लोग मजबूर होते हैं अपने गांव छोड़ करके शहरों में आने के लिए, जिसे हम माइग्रेशन को हम कह सकते हैं ये पलायन की समस्या का क्या कारण है? तो इसके आंसर को बड़े ही ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देर आर मेनी फैक्टर्स दैट कॉज माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। काफी सारे कारण है, कोई एक ऐसा कारण नहीं है कि सिर्फ इस वजह से लोग आ रहे हैं। बहुत से छोटे छोटे कारण होते हैं जिस वजह से लोगों को आना पड़ता है। सम विलेजर्स वॉलंटरली मूव टू द सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स। सबसे बड़ा कारण है कि लोग गांव में क्या नहीं है, रोजगार नहीं है। ठीक है, रोजगार ना होने के कारण आप कब तक सब लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि एक समय ऐसा भी रहा है हमारी कंट्री में जब एग्रीकल्चर के लिए उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था। ठीक है, गवर्नमेंट से या फिर किसी से भी कह लें, इतनी सब्सिडीज नहीं थी कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया जाए। और एग्रीकल्चर के लिए आपके पास लैंड भी चाहिए, तो सबके पास भी इतनी ज्यादा लैंड नहीं होती। ठीक है, देर आर लैंड ओनर्स, बड़े बड़े कुछ जमींदार हैं जिनके पास काफी सारी जमीनें होती हैं, वो एग्रीकल्चर करते हैं, उनका एग्रीकल्चर अच्छे से चलता भी है। बट जो छोटे फार्मर्स हैं उनके पास उतने ऑप्शन नहीं होते। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि क्योंकि हमने तो फार्मिंग करी है या फिर दूसरों के लैंड में फार्मिंग करी है, बट जो हमारे बच्चे हैं वो क्या करें, वो शहर पढ़े और शहरों में जाकर के जॉब करें। तो इसलिए जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में, एंड बेटर सिविक एंड हेल्थ फैसिलिटीज। दूसरा रीजन ये आ जाता है कि वहाँ एक तो सिविक फैसिलिटीज और हेल्थ फैसिलिटीज नहीं रहती। ठीक है, इतनी अच्छी सिविक फैसिलिटीज के अंदर आ जाएंगी बच्चों। सिविक होता है यानी कि सिविक लोगों के लिए, समाज के लिए। समाज को क्या चाहिए? समाज को चाहिए एजुकेशन, एजुकेशन के लिए स्कूल चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि स्कूल्स में अभी भी उस लेवल का, जिस लेवल का एजुकेशन मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिल रही। ठीक है, क्योंकि आज का जो जमाना है, द मॉडर्न टाइम इज वेरी कॉम्पिटिटिव। बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो गया है। उस कंपटीशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। क्लासेस हो गई, हर सब्जेक्ट्स में एक्स्ट्रा क्लासेस देनी पड़ती हैं, और कुछ भी अदर एक्टिविटीज जिसके थ्रू हम बच्चों को एकदम तैयार कर सकें आने वाले कंपटीशन के लिए। वो चीजें थोड़ा पॉसिबल नहीं होती है। और अब धीरे धीरे वक्त बदल रहा है, भले ही समय के साथ अब गाँव तक क्या पहुंच चुका है, इंटरनेट आ चुका है, वाईफाई आ गए हैं। तो ऑनलाइन होने की वजह से अब बहुत सी चीजें हम कह सकते हैं हेल्थ प्रोवाइड हो पा रही है। जैसे अगर हम इसी की बात करें बच्चों, जो वर्चुअल क्लास आपकी चल रही है, तो देखो ये आप लोगों के लिए हेल्प है कि आप स्कूल में तो पढ़ ही रहे हैं, बट साथ ही साथ आपको अलग से भी पढ़ाया जा रहा है। और नॉलेज जहाँ से जितना मिले उतना ही कम होता है। तो आप स्कूल से, अपनी बुक से भी नॉलेज ले रहे हैं, और साथ ही साथ हम टीचर्स भी आपको पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं ताकि आपका नॉलेज क्या हो सके, और बेहतर हो सके और इनहेंस हो सके। तो ये चीज़ों की कुछ कमी रहती है। हेल्थ हॉस्पिटल्स उतने अच्छे नहीं रहते हैं। अगर हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पे मशीन्स नहीं रहती हैं, और स्टाफ कम रहता है। नर्सेस का हो गया, डॉक्टर्स का स्टाफ होता है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं। काफी सारे और रीजंस भी हैं जिन पे बच्चों आज की क्लास को तो हम यही एंड करेंगे। इसी क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड टेक